एक परीक्षा को पास करने के बाद सब्जेक्ट चयन में आने वाली परेशानियों से हर व्यक्ति रूबरू होता है और सीबीएसई बोर्ड बस कुछ ही दिनों में मैट्रिक की परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करेगा। और ऐसे स्थिति में छात्रों के बीच एक समस्या हो जाती है कि वो किस विषय का चुनाव करें। इंटर में वो साइंस ले, आर्ट्स से पढ़ाई करे या कॉमर्स ले, और कैसे उन विषयों का चुनाव करे, उस समय में क्या क्या परेशानियां होती है, या फिर आने वाले समय में वो कितने कैरियर ओरिएंटेड होंगे और उनके अंदर में वो अपना किन चीज़ों का आकलन करते हुए सब्जेक्ट का चुनाव करे, इस विषय पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस देश के जाने माने कैरियर काउंसलर और एक्सपर्ट ताजदार अमान सर हैं, जो सिंप्लीफाई कैरियर संस्थान भी चलाते हैं, जहां छात्रों को कैरियर काउंसलिंग से लेकर विभिन्न सेक्टर में जाने के लिए इंटरव्यू वगैरह और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी तैयारी करवाई जाती है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास शो में आपका। धन्यवाद अनिल जी यहाँ बुलाने के लिए, और आप जो ये प्रयास कर रहे हैं बच्चों को मार्गदर्शन देने का अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, उसका मैं स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने ये इतना अच्छा काम शुरू किया है। और मैं उन सभी छात्रों को जो इस बार 10वीं और 12वीं जिन्होंने दिया है और जिसमें वो अब पास हो गए हैं, कुछ फर्स्ट डिवीज़न से हुए होंगे, कोई सेकंड, कोई थर्ड डिवीज़न से, लेकिन आप लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपने जो मेहनत किया है और उस मेहनत का फल आपको मिल गया। और अब चूँकि आपने अपने जीवन में, ख़ास करके अपने एजुकेशन और करियर और एकेडमिक में, आपने एक बहुत मुश्किल और एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव को आपने पार कर लिया है। अभी तक जो आपने 10वीं में पढ़ाई की, आपने देखा होगा कि आपने सारे विषयों की पढ़ाई की, तो ये जो 10वीं की पढ़ाई थी वो आपको करियर में तो मदद करता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो शिक्षा आपने ग्रहण की अभी 10वीं तक, ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाने में ज़्यादा मदद करता है। या आपको दुनिया के बारे में, विज्ञान के बारे में, आपके दुनिया में अगल बगल या आपके जो नेचर में या आपके साथ जो घटना घट रहा है, इन सब के बारे में आपको अवगत कराता है। तो जो एजुकेशन हम कहते हैं ना, कई बार हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति शिक्षित है जी। तो जब हम ये बात कहते हैं कि ये व्यक्ति शिक्षित है, इसका मतलब उसने 10वीं तक की पढ़ाई पर रखी है। तो बहुत अच्छी बात बताई कि जो मैट्रिक तक की पढ़ाई होती है, 10वीं तक की, वो समग्रता में होती है। किसी भी इंसान को पूर्णतः मनुष्य बनने के लिए उसको हर चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो इन्वायरमेंट के प्रति उसका जो कर्तव्य है, एक सोसाइटी के प्रति जो कर्तव्य है, अपने घर में किस तरह का व्यवहार हो, और एक सभी चीज़ों का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इन बेसिक नॉलेज के आधार पर वह व्यक्ति शिक्षित मनुष्य बनता है। लेकिन इस कदम के बाद जब मैट्रिक की परीक्षा हम पास करते हैं तो एक सीढ़ी को पार करके दूसरी सीढ़ी में जाते हैं। मैट्रिक के बाद किस दिशा में छात्र जाए, कैसे, जो 3 उनको ऑप्शन मिलता है, तो उसमें से कैसे चुनाव करें, इसके बारे में सर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, और सिर्फ आज के विद्यार्थियों में नहीं, जब हम लोग भी विद्यार्थी थे, जब हमने भी 10वीं पास की थी, तो ये एक दुविधा जो है, हम कहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन चला आ रहा है। लेकिन आप अगर देखिएगा, अगर हम लोग अपने माता पिता की बात करें और फिर हम लोग बात करें, तो हमारे समय में निर्णय लेना थोड़ा कठिन इसलिए होता था क्योंकि हम लोग इंफॉर्मेशन एज में नहीं जीते थे जी। आज के बच्चों की या आज के छात्रों की हम कहें तो ये इनकी खुशकिस्मती है कि आज वो इंफॉर्मेशन के एज में जीते हैं। आपके उंगलियों पे जानकारियाँ होती हैं, आप आईटी का इस्तेमाल कर करके, इंटरनेट का इस्तेमाल कर करके, और ख़ास करके अगर लाइब्रेरीज़ वगैरह आपके पास हैं, तो आप बहुत सारी ऐसी जानकारियों से अवगत होते हैं जो शायद हम लोग के वक्त में नहीं था। लेकिन कई बार अधिक जानकारी भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। तो ये एक दोधारी तलवार है। जानकारी होना अच्छी बात है क्योंकि वो आपको निर्णय लेने में मदद करती है, लेकिन कई बार अत्यधिक जानकारी भी आपके लिए एक दुविधा पैदा करती है। तो आज का निर्णय, मैं आपको अभी भी बच्चों बता दूं कि आज का निर्णय आपको अगले 5 साल 10 साल तक इसकी असर आपके जीवन पे दिखाई देगी, या पूरे जीवन तक रहेगी। अगर मतलब आप अभी जो सब्जेक्ट का चयन करेंगे, पूरे लाइफ में आपको उसको लेकर चलना और इसका असर कई जगह पड़ेगा। कई बार आपको ऐसे अवसरों से वंचित हो जाना पड़ेगा क्योंकि आपने 12वीं में कोई एक खास विषय का चयन नहीं किया था। कई बार आपको जीवन में आगे चल के लगेगा कि अगर मैंने
कोई और दिशा ले ली होती तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता। जी। तो इसीलिए ये सिर्फ कठिन निर्णय नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी है और इसे आप अकेले ना लें। मेरा पहले मैं आपके कुछ अवधारणाओं को ख़त्म करना होगा, क्योंकि एक अक्सर ऐसा देखा गया है और ये एक पता नहीं कहाँ से ये हमारे समाज में आया है कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा नंबर आता है, फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है, 80% आ रहा है, उनको साइंस ले लेना चाहिए। जिन बच्चों को थोड़ा कम नंबर आए हैं फॉर सेकेंड डिवीज़न या 70% जैसे हैं, वो कॉमर्स ले लें, और जो बच्चों को सबसे कम नंबर आए हैं वो आर्ट्स ले लें। ये एक चलन है। और ये धारणा की बात जी आपने की, तो ये धारणा दरअसल मेरे अंदर में भी थी। और जब हमने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी तो मुझे लगा था कि अगर फर्स्ट डिवीजन आएगा तो मैं साइंस लूंगा, सेकंड डिवीजन आएगा तो कॉमर्स लूंगा और थर्ड डिवीजन आएगा तो आर्ट्स लूंगा। और इसी धारणा के आधार पर हमने अपने सब्जेक्ट का चयन करूंगा। उस समय मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इसके आधार पर क्या करियर बन सकता है, क्या हो सकता है जी। और इस धारणा की जो बेस है, जो बीज है, मुझे लगता है कि वो यहाँ से आता है कि साइंस या विज्ञान की जो विषय होती है वो मुश्किल होती है, और जो कला या आर्ट्स की जो विषय हैं वो आसान होता है। ऐसा नहीं है जी। हर व्यक्ति अपने आप में एक भिन्न और एक यूनिक होता है जी। हर व्यक्ति जो होता है उसकी पसंद नापसंद, वो किस चीज़ों को बेहतर कर सकता है, किस चीज़ों को नहीं बेहतर कर सकता है, ये अलग है। कुछ लोगों में स्वाभाविक साइंस के जो विषय हैं, विज्ञान के विषय हैं, उनको बेहतर करने की एक उनकी स्किल होती है। कुछ बच्चों को कला में ज़्यादा रुचि होता है जी, तो उसके लिए वो कला के आर्ट्स के सब्जेक्ट आसान लगने लगते हैं। कुछ इस बात को हमें समझना होगा कि कोई विषय आसान या मुश्किल नहीं होता है जी। वो आपके लिए एक खास व्यक्ति के लिए मुश्किल या आसान हो सकता है। वो हम एक कॉमन जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं कि आम नहीं कर सकते हैं कि भाई साइंस सबके लिए मुश्किल होता है जी, गणित सबके लिए मुश्किल होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ तक आप अपनी रुचि को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने विषयों का चयन नहीं कर पाएंगे। तो सब क्या होता है कि हम एक छात्र के तौर पे हमें लगता है कि ऐसा करते हैं, हम ये चयन का काम अपने बड़े बुजुर्गों को सौंप देते हैं जी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको मेहनत करना है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कल नहीं रहेंगे आप। आज आपका निर्णय का भुक्तभोगी आपके पिताजी नहीं होंगे। उनसे हमें समझने का काम करना होगा कि क्या क्या मतलब ऑप्शंस हो सकते हैं, किस तरह का फ्यूचर हो सकता है। लेकिन अंततः डिसीजन तो हमें खुद ही लेना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो इसलिए उनसे रास्ता पूछना है, लेकिन रास्ता पर चलने का डिसीजन अंततः जो है सो हमारा खुद का होना चाहिए जी। इसीलिए मैंने कहा कि रुचियों को आप लिस्ट करें। आप अपने जो भी, चूंकि 10वीं तक तो आपको सारे विषय पढ़ाए गए जी जी, तो आप एक काम करें, एक छात्र के तौर पे आप एक लिस्ट बनाएं जी, भाई ये विषय हैं और मुझे इन विषयों में से कौन से विषय सबसे अच्छे लगते हैं या मुझे आनंद आता है जी, उनको आप रैंकिंग कर लीजिए जी। जब आप उनको रैंकिंग कर लेते हैं, अब आपको ये समझना होगा कि हाँ, इन विषयों को अगर मैं ले लेता हूँ तो मेरा आगे का करियर क्या होगा। ठीक है, तो एक तो आपको विषय, अपनी रुचि के विषयों का आप एक रैंकिंग करें, और दूसरी हिस्से में आप भविष्य में जो काम करना चाहते हैं उनकी एक लिस्टिंग बनाएं कि हम भविष्य में इस तरह के काम करना चाहते हैं जी। अब आपको इन दोनों का मैच करना होगा कि हमारी रुचि और भविष्य में जो करियर है उसके लिए किन विषयों की आवश्यकता होती है, इनका एक मैच करना होगा जी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बेस्ट ही चुने। कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन बेहतर हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ कि आपको फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैथ्स और दूसरे केमिस्ट्री के विषय उतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन भविष्य में आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक जर्नलिज्म के लिए जो विषय का कोई लिमिट नहीं होता है। एक बायोलॉजी का स्टूडेंट भी जर्नलिज्म कर सकता है, एक हिस्ट्री का भी कर सकता है, ज्योग्राफी का भी, मैथ्स का भी और फिजिक्स का भी कर सकता है। बिल्कुल।
इसमें क्या आप जैसे करियर जो एक्सपर्ट हैं उनके पास भी छात्र आ सकते हैं क्या, कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताएं और जो उनकी स्थिति है अभी के समय में, और आप लोग भी डिसीजन लेने में मदद करते हैं क्या? और करियर काउंसलर जो होते हैं, करियर काउंसलर का असल में क्या काम होता है, मैट्रिक के एग्जाम में इन लोगों का किस तरह से सहयोग होता है, और ये हर जगह आसानी से अवेलेबल है कि इसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा सवाल किया है कि क्या हम एक साइंटिफिक अप्रोच ले सकते हैं करियर सिलेक्शन के लिए? जी हाँ, आज के दौर में इसका जवाब मैं कहूँगा कि हाँ, आज के दौर में ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, स्टार्टअप्स हैं जो टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल कर रही हैं बच्चों के लिए एक सही करियर का मार्गदर्शन देने के लिए करते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक और वैलिड तरीका है उसको हम लोग साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स कहते हैं। ये मनोविज्ञान पे बेस्ड एक टेस्टिंग सिस्टम है जो किसी भी व्यक्ति का, जो खास करके छात्र हैं, उसको ऐसे कस्टमाइज किया जाता है करियर के लिए कि जो छात्र की रुचि है और जो उसका स्किल है, वो किस विषय में अच्छा है, उसकी रुचि क्या है, इसके आधार पे वो एक रिजल्ट देता है। तो उसमें एक छोटा सा टेस्ट होता है, 1 घंटे में आप उसको दे सकते हैं, जिसमें आपसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट के सवाल होते हैं, कुछ आपके रुचि अभिरुचि, कुछ आपके पसंद नापसंद के बारे में पूछा, मनोवैज्ञानिक सवाल होते हैं। मनोवैज्ञानिक सवाल होते हैं। और इससे जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट आता है। उससे एक जो काउंसलर होता है उसको ये समझने में मदद मिलता है कि ये बच्चा का रुचि किस तरफ है। और अब वहाँ पे फिर करियर काउंसलर का एक रोल आता है। वो फिर बच्चों से बात करता है, उसके माँ बाप से बात करता है और फिर उनके लिए एक अगले 5 साल 10 साल के लिए करियर का रोड मैप तैयार करके दे देता है कि आप 12वीं में इन विषयों का चयन करें, 12वीं के बाद आप इस तरह से इस तरह के ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, किस तरह के कॉलेजेस, किस तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स, किस तरह के प्रोग्राम्स या एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेट है जो आप ले सकते हैं, जिसके वजह से आप अपने जो गोल है, और वो सिर्फ एक गोल नहीं, वो प्लान ABC सब बताते हैं, ताकि अगर आपका कोई एक होता है, कई बार अभी हमारी रुचि कुछ और है, 2-3 साल के बाद आप और दुनिया देखेंगे, जॉब का मार्केट चेंज हो सकता है, या आपका इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, ताकि आप अपने प्लान को भी चेंज कर पाए बिना ओवरऑल इफेक्ट, उस पर एडवर्स इफेक्ट हुए। तो CBSE द्वारा अगर आप जानकारी होगा तो CBSE खुद भी अपना एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट बच्चों के लिए उपलब्ध करवाता है, जो आप दे सकते हैं, वो बहुत कम कॉस्ट है। और CBSE यहाँ तक के स्कूलों को मैंडेट करता है, अपने जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, कि वो अपने स्कूल्स में करियर काउंसलर्स रखें ताकि बच्चों को इस तरह की सुविधा मिल सके। लेकिन बहुत सारे संसाधनों की कमी या अभाव में कई स्कूल इसको नहीं कर पाते हैं, या लोगों को इसकी जागरूकता नहीं है, लोग डिमांड नहीं करते हैं कि हमको करियर काउंसलर की आवश्यकता है। तो जैसे घर बनाने में एक इंजीनियर की आवश्यकता होती है, तो करियर बनाने में है करियर काउंसलर की आवश्यकता तो होनी ही चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार और CBSE इस बात को मानती है, तभी CBSE एफिलिएटेड स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था करने के लिए मैंडेट किया गया है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी कहना चाहेंगे, वो अपने स्कूल में और जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं उनकी सहायता, चूंकि ये आपके जीवन पे इफेक्ट डालने वाला है, तो करियर काउंसलर या फिर जो शिक्षण संस्थान है वहाँ इस तरह की डिमांड जरूर करें। एक सवाल, जो आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे परीक्षा में तो पास कर जाते हैं और वो अपना कैरियर का चयन अपने रुचि के अनुसार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं और वो समझ लेते हैं कि ये जीवन का आखिरी परीक्षा था, और निराश होकर कहीं ना कहीं वो इस समाज से, इस मुख्य धारा से भटक कर या तो कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं या अपने जीवन की इस लीला को समाप्त कर लेते हैं। उन छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा और कैसे उनको मोटिवेट करके आगे आने वाले कैरियर में कुछ उदाहरण के साथ बता सकते हैं, तो उनको संदेश देने के लिए कुछ? बिल्कुल, देखिए, बोर्ड्स एग्ज़ाम जैसे हमने कहा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था आपके जीवन का, 10वीं का बोर्ड्स, लेकिन पड़ाव था, ऐसा कोई कहीं लिखित नहीं है या कोई ऐसा नियम नहीं है कि इस पड़ाव को आप एक ही प्रयास में पार कर ले, या कोई आखिरी पड़ाव भी नहीं है। नहीं, ये तो शुरुआत है, ये तो आपके स्ट्रगल का या आपके जीवन का ये पहला पड़ाव है
जैसा मैंने कहा, कुछ लोग 3rd डिवीज़न भी आएंगे, कुछ लोग 1st डिवीज़न भी आएंगे। और ऐसा नहीं है कि भविष्य में जा करके 3rd डिवीज़न वाला 1st डिवीज़न से आगे नहीं निकल पाएगा, या कुछ लोग पास भी नहीं कर पाए हैं, बहुत लोग पास नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। जी। जो रिजल्ट आएगा उसमें 10-15% बच्चे होंगे जो पास नहीं कर पाएंगे। जी। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको और मेहनत की आवश्यकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वो टैलेंट नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब हुआ कि आपको अब और मेहनत की आवश्यकता है। आप अपनी कमियों को समझें, आपको मालूम है किस विषय में क्या नंबर आया, क्या नहीं आया, आप उन विषयों पे मेहनत करें। हो सकता है कि अगर एडिशनल हेल्प लेना चाहें अपने घर में किसी से, परिवार से, तो आप ले बिल्कुल। और इसका यही मतलब है कि किसी को 4 घंटे की आवश्यकता है उस पड़ाव को पार करने के लिए, तो आपको दिन के 6 घंटे लगेंगे। जी। इसके माता पिता जो भी संसाधन उपलब्ध वो करा सकते हैं, वो संसाधन आप तक उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन संसाधनों का पूर्ण इस्तेमाल करें और फिर से दे। और फिर से क्या, मैं तो कहता हूँ कि अगर फिर अगली बार भी नहीं उत्तीर्ण होते हैं तो आप फिर से दें, क्योंकि मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हम कहते हैं बहुत मजबूती के साथ इस बात को मानना है कि 10वीं तक की शिक्षा तो हर व्यक्ति की होनी चाहिए। चाहे 1 अटेम्प्ट में करें, चाहे 2 अटेम्प्ट में करें, चाहे 3 अटेम्प्ट में करें, लेकिन 10वीं तक की शिक्षा जरूर हासिल करें। 10वीं तक की जो आपकी बोर्ड का एग्ज़ाम है उसको आप क्लियर करें। हाँ, निराश ना हो, अगर आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं तो आप फिर से मेहनत कीजिए। और चलिए, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम मैट्रिक की परीक्षा के बाद अपने विषयों के चुनाव करें, और उसके साथ ही अगर इन परीक्षाओं में अगर आपको कोई आशातीत सफलता नहीं मिल पाती है तो आपको सरकार से लेके हर कोई आपको और भी मौके देते हैं। कई ऐसे समाज में उदाहरण भरे पड़े हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन, IAS, IPS और बिजनेसमैन कई परीक्षाओं को एक बार में उत्तीर्ण नहीं कर पाए, लेकिन वे लगे रहे, उस पर उन्होंने फोकस किया और फिर जीवन में सफलता पाई। ऐसे उदाहरण आपके आसपास में भी कई होंगे, तो आप इससे घबराए नहीं। और हम लोग भी कामना करेंगे डी पीपल वॉइस की टीम और सिंप्लीफाइड कैरियर के ताजदार अमान सर की तरफ से आप सभी छात्रों को शुभकामनाएं हैं कि आप इस परीक्षा में बेहतर रिजल्ट लाएं, और अगर रिजल्ट आशा के अनुरूप नहीं होता है तो फिर से तैयारी करके दोबारा परीक्षा दें, और बेहतर रिजल्ट के बाद जो बताए गए तरीके हैं उन तरीकों से अगर आप सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे और एक बेहतर समाज में अपना योगदान देने वाले व्यक्ति और सुयोग्य नागरिक बन पाएंगे। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आपसे विदा लेते हैं और इसी तरह खबरों के लिए बने रहें डी पीपल वॉइस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।